वो खाली पेज, वो खाली कैनवास, वो खाली स्क्रीन, ये दुनिया की सबसे डरावनी चीज है। ये आपसे एक ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। अब क्या? और जैसे ही आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, एक ठंडी जहरीली आवाज आपके कान में फुसफुसाती है, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है, ये पहले ही कोई और तुमसे बेहतर कर चुका है, तुम ओरिजिनल नहीं हो। ये आवाज, ये क्रिएटिव पैरालिसिस का वो वायरस है जिसने अनगिनत सपनों को शुरू होने से पहले ही मार दिया है। हम सब एक ऐसे मिथक के साए में जी रहे हैं, एक ऐसे झूठ के बोझ तले दबे हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी हिम्मत को हर रोज कुचलता है। ये मिथक है ओरिजिनलिटी का मिथक। ये झूठा विश्वास कि एक सच्चा कलाकार एक जीनियस होता है जो कहीं दूर पहाड़ की चोटी पर बैठकर शून्य में से कुछ जादुई, कुछ नया, कुछ ऐसा बनाता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। और क्योंकि हम वो जीनियस नहीं हैं, तो हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी कहानी एक धोखा है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है? इस वीडियो के अंत तक मैं आपको उस मिथक की जेल से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मैं आपको 10 चाबियां दूंगा, 10 ऐसे रहस्य जो आपको न सिर्फ एक कलाकार की तरह चोरी करना सिखाएंगे, बल्कि आपको वो कलाकार बनने की इजाजत देंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और ये इजाजत किसी प्रोफेसर की तरफ से नहीं आ रही है। ये ज्ञान आता है ऑस्टिन क्लियोन की विश्व प्रसिद्ध किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट से। और ऑस्टिन क्लियोन कोई दूर बैठे गुरु नहीं है, वो एक प्रैक्टिसिंग कलाकार और लेखक हैं। वो खुद उस खाली पन्ने के डर से लड़े हैं, वो खुद उस ओरिजिनलिटी के मिथक के बोझ तले दबे हैं। ये किताब कोई लेक्चर नहीं है, ये एक दोस्त की सलाह है, ये एक परमिशन स्लिप है जो उस लड़ते हुए, डरे हुए कलाकार के लिए लिखी गई है जो हम सबके अंदर मौजूद है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक सर्वाइवर गाइड है। तो क्या है वो पहली, सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली चाबी जो इस जेल का ताला खोलती है? ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार में आपको चौंका देगा, शायद थोड़ा असहज भी कर देगा। ये है प्रिंसिपल 1, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक कलाकार की तरह चोरी करो। और इससे पहले कि आपका दिमाग चिल्लाए, लेकिन चोरी करना तो गलत है, क्लियोन उस झूठ की जड़ पर ही सबसे बड़ा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं नथिंग इज ओरिजिनल, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। इस लाइन को अपने अंदर उतरने दीजिए। ये वो सच है जिसे हर महान कलाकार जानता था, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। महान चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था, आर्ट इज थेफ्ट, कला चोरी है। बाइबल, दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक, कहती है देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इस सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। महान कवि टी.एस. एलियट ने कहा था कि इमेच्योर कवि नकल करते हैं, लेकिन मैच्योर कवि चोरी करते हैं। हर एक नया आइडिया, हर एक कला का टुकड़ा जो आज मौजूद है, वो बस एक या एक से ज्यादा पुराने आइडियाज का एक रीमिक्स या एक माशअप है। हर एक क्रिएटिव काम उस पर बनाता है जो उससे पहले आ चुका है। जिस पल आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, एक चमत्कार होता है। वो पहाड़ जैसा बोझ, वो एक ओरिजिनल जीनियस बनने का असहनीय दबाव आपके कंधों से हमेशा के लिए उतर जाता है। एक जबरदस्त गहरी राहत की सांस आपके अंदर भर जाती है। अगर कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, तो मुझे एक जीनियस होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे शून्य में से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस एक अच्छा चोर बनने की जरूरत है। आप एक क्रिएटिव कैदी से एक क्रिएटिव जासूस बन जाते हैं, जो दुनिया में उन चीजों को ढूंढ रहा है जो चोरी करने लायक हैं। लेकिन एक अच्छे और एक बुरे चोर में क्या फर्क है? आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी चोरी आपको एक महान कलाकार बनाए, न कि एक सस्ता धोखेबाज? इसका राज आपके अंदर नहीं, बल्कि आपके बाहर की दुनिया में छिपा है। तो अब आप आजाद हैं। ओरिजिनलिटी का बोझ उतर चुका है। आप एक कलाकार की तरह चोरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना पहला कदम उठाते हैं, आपके दिमाग में एक नैतिक अलार्म बजने लगता है। 1 मिनट, चोरी करने और नकल करने में क्या फर्क है? प्लेजरिज्म और प्रेरणा में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और ऑस्टिन क्लियोन हमें एक बहुत ही साफ, बहुत ही शक्तिशाली नक्शा देते हैं जो हमें सही रास्ते पर रखता है। ये नक्शा है गुड थेफ्ट वर्सेस बैड थेफ्ट। अच्छी चोरी बनाम बुरी चोरी। बुरी चोरी क्या है? बुरी चोरी कायरों का काम है। वो किसी एक कलाकार के काम को पकड़ते हैं, उसकी सतह को खुरचते हैं और बिना समझे उसकी नकल कर लेते हैं। वो स्किम करते हैं, नीचा दिखाते हैं और आखिर में एक सस्ती, खोखली कॉपी बनाते हैं। ये प्लेजरिज्म है। लेकिन अच्छी चोरी
एक कला है, ये सम्मान का काम है। एक अच्छा चोर किसी एक से चोरी नहीं करता, वो सैकड़ों से चोरी करता है। वो सिर्फ एक पेंटर से नहीं, बल्कि एक पेंटर, एक फिल्म मेकर, एक कवि, एक संगीतकार और एक वैज्ञानिक सबसे चोरी करता है। वो सिर्फ स्टाइल की चोरी नहीं करता, वो उस स्टाइल के पीछे की सोच की चोरी करता है। वो ये नहीं चाहता कि वो अपने हीरो की तरह दिखे, वो चाहता है कि वो अपने हीरो की तरह देखे। और सबसे जरूरी, एक अच्छा चोर अपने सोर्स को क्रेडिट देता है, उसे सम्मान देता है। वो चोरी करता है, फिर उस चोरी की हुई चीज में अपनी खुद की आत्मा, अपनी खुद की आवाज मिलाता है और उसे एक ऐसी नई चीज में बदल देता है जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। कोबी ब्रायंट ने अपने सारे बास्केटबॉल मूव्स माइकल जॉर्डन और दूसरे महान खिलाड़ियों से चुराए थे, लेकिन जब वो उन मूव्स को अपनी बॉडी, अपनी समझ के साथ करते थे तो वो कुछ नया बन जाता था। वो एक चोरी थी, लेकिन वो सम्मान से भरी हुई थी। तो इस खेल का पहला नियम साफ है, बी अ डिसर्निंग थीफ, एक पारखी चोर बनो। और ये हमें दूसरे और सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है कि एक कलाकार असल में करता क्या है, और वो राज है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर निकलेगा। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं कि एक कलाकार का असली काम कुछ बनाना नहीं है, एक कलाकार का असली काम है एक कलेक्टर बनना। आप शून्य में से कुछ नहीं बनाते, आप बस उन चीजों को इकट्ठा करते हैं जो आपको पसंद हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपकी आत्मा से बात करती हैं, और फिर आप उन इकट्ठी की हुई चीजों के प्रभाव को अपने काम में दिखाते हैं। आप आपके प्रभावों का जोड़ हैं। यू आर द सम ऑफ योर इन्फ्लुएंसेस। आप जिन किताबों को पढ़ते हैं, जिन फिल्मों को देखते हैं, जिस संगीत को सुनते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, आप उन सब का एक रीमिक्स हैं। और यहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई सामने आती है, आपके काम की क्वालिटी सीधे सीधे आपके टेस्ट की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आप अच्छा, गहरा, सोलफुल आर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छा, गहरा, सोलफुल आर्ट अपनी जिंदगी में भरना होगा। तो आप एक महान कलेक्टर कैसे बनते हैं? दो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों से। पहला तरीका, क्लाइम योर फैमिली ट्री। अपने कलात्मक परिवार के पेड़ पर चढ़ो। इतिहास की पूरी किताब एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो, आप घुट कर रह जाओगे। इसके बजाय सिर्फ एक कलाकार, लेखक या विचारक को चुनो जिसे आप सच में प्यार करते हो। अब उसके बारे में सब कुछ पढ़ डालो, उसकी जिंदगी, उसका काम, उसके इंटरव्यू, सब कुछ। फिर यह पता लगाओ कि वो किन 3 लोगों से प्यार करता था, वो किन से प्रेरित था। अब उन 3 लोगों के बारे में सब कुछ पता लगाओ और फिर उनके 3 हीरो के बारे में। ये एक खजाने की खोज है। आप समय में पीछे जा रहे हैं, अपनी कलात्मक जड़ों को ढूंढ रहे हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक महान परंपरा का हिस्सा हैं। आपके पीछे आपके नायकों के भूत खड़े हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं। दूसरा तरीका, कीप अ स्वाइप फाइल। एक चोरी की फाइल रखो। यह आपकी पर्सनल खजाने की तिजोरी है। ये एक नोटबुक हो सकती है या आपके फोन में एक फोल्डर। जब भी आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी आत्मा को छू जाए, एक कविता की लाइन, एक फिल्म का सीन, एक पेंटिंग का रंग, किसी अखबार की हेडलाइन, उसे चुरा लो, उसका फोटो खींचो, उसे अपनी नोटबुक में लिख लो, उसे इस स्वाइप फाइल में डाल दो। ये आपका मॉर्ग फाइल है, मुर्दा घर की फाइल। ये वो जगह है जहां आप उन मरी हुई चीजों को रखते हैं जिन्हें आप बाद में अपने काम में एक नई जिंदगी देंगे। जब भी आप खाली महसूस करें, जब भी आपको प्रेरणा की जरूरत हो, बस अपनी चोरी की फाइल खोलो। अब आपका दिमाग और आपकी स्वाइप फाइल बेहतरीन खजानों से भर चुकी है। आप चोरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी एक और ज्यादा डरावनी आवाज आपके दिमाग में आती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्टाइल क्या है। यह अगला झूठ है जिसे हम तोड़ेंगे तो अब आपके पास खजाना है, प्रेरणा का एक पूरा म्यूजियम। लेकिन आप उस खजाने के दरवाजे पर खड़े होकर जम गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो एक सबसे ज्यादा पैरालाइजिंग सवाल गूंज रहा है, मैं हूं कौन, मेरा वॉइस क्या है, मेरा स्टाइल क्या है। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि मैं एक कलाकार के तौर पर कौन हूं, मैं कुछ कैसे बना सकता हूं। हम एक गहरी दार्शनिक खोज में निकल जाते हैं।
अपनी असली पहचान को ढूंढने के लिए। और हम इंतजार करते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं उस एक जादुई पल का जब हमें आत्मज्ञान मिलेगा और हम अचानक से तैयार हो जाएंगे। और यहीं पर ऑस्टिन क्लियन एक और जहरीले मिथक को तोड़ते हैं। वो हमें वो सलाह देते हैं जो शायद इस पूरी किताब की सबसे जरूरी और सबसे आजाद करने वाली सलाह है। प्रिंसिपल 2, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। शुरू करने के लिए ये जानने का इंतजार मत करो कि तुम कौन हो। ये एक पूरा 180 डिग्री का दिमागी मोड़ है। हम सोचते हैं कि पहले हम खुद को खोजते हैं और फिर हम काम करते हैं, लेकिन सच ठीक इसका उल्टा है। यू डोंट फाइंड योर सेल्फ एंड देन मेक आर्ट, यू मेक आर्ट टू फाइंड योर सेल्फ। आप काम करके, कुछ बनाकर खुद को खोजते हैं। आपकी पहचान आपके काम करने की प्रक्रिया में ही बनती है। किताब कहती है, मेक थिंग्स नो दाई सेल्फ। चीजें बनाओ और खुद को जान जाओ। जिस पल आप ये समझ जाते हैं, आप सोचने वाले से करने वाले बन जाते हैं। लेकिन फिर वो डर आता है, लेकिन मैं तो एक धोखेबाज हूं, मैं तो बस नकल कर रहा हूं। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये एहसास कि आप एक फोनी हैं, कि आप बस नाटक कर रहे हैं और किसी भी पल दुनिया को पता चल जाएगा कि आपको असल में कुछ नहीं आता। और किताब का जवाब, गेस व्हाट, नन ऑफ अस डू। अंदाजा लगाओ, हम में से कोई नहीं जानता। हर एक महान कलाकार, हर एक लेखक, हर एक क्रिएटर जब वो सुबह अपने काम पर बैठता है तो उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। वो बस काम पर आता है हर रोज। तो आप इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ते कैसे हैं? आप लड़ते नहीं हैं, आप उसे अपनाते हैं। आप कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। और इसका मतलब धोखा देना नहीं है। इसके दो गहरे मतलब हैं। पहला मतलब, उस इंसान की तरह दिखने का नाटक करो जो तुम बनना चाहते हो। पैटी स्मिथ और रॉबर्ट मैपलथॉर्प जब न्यूयॉर्क में युवा कलाकार थे तो वो कलाकार थे नहीं, वो कलाकार बनने का नाटक करते थे। वो वैसे ही कपड़े पहनते थे, वो वैसी ही जगहों पर जाते थे। वो अपने लिए एक किरदार बना रहे थे और उस किरदार को तब तक निभाते रहे जब तक कि वो उनकी हकीकत नहीं बन गया। यू स्टार्ट आउट एज अ फोनी एंड बिकम रियल। आप एक धोखेबाज की तरह शुरू करते हैं और असली बन जाते हैं। दूसरा मतलब, वो काम करने का नाटक करो जो तुम करना चाहते हो। आपको एक लेखक की तरह महसूस होने का इंतजार नहीं करना है, आपको बस हर रोज लिखना है। आपको एक पेंटर की तरह महसूस होने का इंतजार नहीं करना है, आपको बस हर रोज पेंट करना है। एक्शन फीलिंग से पहले आता है। और इस नाटक का सबसे जरूरी हिस्सा, स्टार्ट कॉपीइंग। नकल करना शुरू करो। हाँ, नकल करना। कोई भी माँ के पेट से एक अनोखा स्टाइल लेकर पैदा नहीं होता। हम सब अपने हीरो की नकल करके ही सीखते हैं। द बीटल्स दुनिया का सबसे बड़ा बैंड बनने से पहले एक कवर बैंड थे। वो अपने हीरो लिटिल रिचर्ड और एल्विस प्रेस्ली की नकल करते थे। कोबी ब्रायंट ने अपने सारे मूव्स माइकल जॉर्डन से चुराए थे। हम नकल करने की बात कर रहे हैं, प्लेजरिज्म की नहीं। नकल का मतलब है रिवर्स इंजीनियरिंग। एक मैकेनिक की तरह गाड़ी के पुर्जे पुर्जे अलग करना, ये देखने के लिए कि वो काम कैसे करती है। आप अपने हीरो को कॉपी करते हैं, आप कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, और फिर कुछ जादुई होता है। आप फेल हो जाते हैं। आप अपने हीरो की एक परफेक्ट कॉपी बनाने में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं हैं। आपके अंदर कुछ अलग है, कुछ अनोखा है जो आपको एक परफेक्ट कॉपी बनाने से रोकता है। और आपकी यही फेलियर आपका स्टाइल है। यही वो जगह है जहां आपका असली मैं छिपा हुआ है। कोनन ओब्रायन ने डेविड लेटरमैन बनने की कोशिश की और वो कोनन ओब्रायन बन गए। आपकी असफलता ही आपकी पहचान है। अब आप इंतजार नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, आप फेक कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या बनाना चाहिए? आपको किस दिशा में जाना चाहिए? क्या आपको वो बनाना चाहिए जो आप जानते हैं? तो अब आप एक्शन में हैं। आप हर रोज काम पर आ रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, आप उस फोनी के किरदार को जी रहे हैं जो एक दिन असली बन जाएगा। लेकिन तभी आपके सामने वो सदियों पुराना सवाल आकर खड़ा हो जाता है जो हर क्रिएटर को परेशान करता है, मुझे क्या बनाना चाहिए? और यहीं पर दुनिया की सबसे आम और सबसे खतरनाक सलाह दी जाती है, राइट व्हाट यू नो। वो लिखो जो तुम जानते हो।
ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं कि ये सलाह भयानक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर जब वो शुरू कर रहे होते हैं, तो वो जो जानते हैं वो बहुत बोरिंग होता है। ये सलाह ऐसी कहानियों को जन्म देती है जिनमें कुछ भी दिलचस्प नहीं होता। तो अगर आपको वो नहीं बनाना चाहिए जो आप जानते हैं, तो आपको क्या बनाना चाहिए? क्लियोन इस पुरानी सलाह को जलाकर राख कर देते हैं और उसकी जगह एक ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सच्चा मंत्र देते हैं। प्रिंसिपल 3, राइट द बुक यू वांट टू रीड। वो किताब लिखो जिसे तुम पढ़ना चाहते हो। इस एक लाइन में क्रिएटिविटी की सारी कंफ्यूजन का हल छिपा है। इसे और फैलाएं। वो कला बनाओ जिसे तुम देखना चाहते हो। वो संगीत बनाओ जिसे तुम सुनना चाहते हो। वो बिजनेस शुरू करो जिसमें तुम काम करना चाहते हो। वो प्रोडक्ट बनाओ जिसे तुम इस्तेमाल करना चाहते हो। ये सिद्धांत आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। अब आपको ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या चाहती है या मार्केट में क्या बिकेगा। वो सब शोर है, वो सब डिस्ट्रैक्शन है। आपका कंपास आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी भूख है। सोचिए, ऑस्टिन क्लियोन जब 10 साल के थे तो उन्होंने जुरासिक पार्क देखी। उन्हें फिल्म इतनी पसंद आई कि वो उसके सीक्वल के लिए तड़प रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? वो अगले दिन घर गए और खुद उसका सीक्वल लिख दिया। वो कहानी लिख रहे थे जिसे वो पढ़ना चाहते थे। ब्रैडफोर्ड कॉक्स, जो डियर हंटर बैंड के लीडर हैं, जब बच्चे थे तो उनके पास इंटरनेट नहीं था। जब उनके पसंदीदा बैंड का नया एल्बम आने वाला होता था तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था। तो वो एक खेल खेलते थे। वो बैठकर उस नए एल्बम का एक फेक वर्जन खुद रिकॉर्ड करते थे। वो संगीत बनाते थे जिसे वो सुनना चाहते थे और बाद में उनके यही फेक गाने उनके अपने बैंड के असली गाने बने। आपका काम आपकी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने से शुरू होता है। जब आप किसी कला को देखते हैं और आपको लगता है, वाह, काश ये चीज दुनिया में और होती, तो वो एक सिग्नल है। जब आप कुछ देखते हैं और सोचते हैं, ये अच्छा है लेकिन इसमें ये कमी रह गई, तो वो एक सिग्नल है। आपका काम उस कमी को पूरा करना है, उस खाली जगह को भरना है, दुनिया को वो देना है जो आपको लगता है कि दुनिया से गायब है। अब आपकी क्रिएटिविटी का मकसद साफ हो गया है। अब आपकी पैशन आपकी नॉर्थ स्टार बन गई है। अब आपके पास एक दिशा है, लेकिन आपके और आपके काम के बीच में एक बहुत बड़ा, चमकीला, ध्यान भटकाने वाला दुश्मन खड़ा है, आपका कंप्यूटर स्क्रीन। अब हम सीखेंगे कि इस डिजिटल जेल से कैसे भागा जाए। तो अब आपके पास एक मकसद है, एक दिशा है। आप वो बनाने के लिए तैयार हैं जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठते हैं और कुछ नहीं होता। आप स्क्रीन को घूरते रहते हैं। आप एक लाइन लिखते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं। हर क्लिक के साथ आपका आत्मविश्वास थोड़ा और कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपके और आपके काम के बीच में एक कांच की दीवार है। ऑस्टिन क्लियोन हमें एक बहुत ही जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से दूर हो जाओ। कंप्यूटर एक अविश्वसनीय औजार है। यह आपके आइडियाज को एडिट करने, उन्हें पॉलिश करने और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये आइडियाज को पैदा करने के लिए भयानक है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारे अंदर के उस डरे हुए परफेक्शनिस्ट को जगा देता है। डिलीट की इतनी आसान होती है कि हम किसी विचार को पूरी तरह से विकसित होने का मौका ही नहीं देते। हम बनाने से पहले ही काटना छांटना शुरू कर देते हैं। एक स्केचबुक में संभावनाएं अनंत होती हैं, लेकिन एक कंप्यूटर स्क्रीन पर हर चीज अंतिम लगने लगती है। और इससे भी गहरा एक और कारण है। कंप्यूटर हमारे शरीर को हमारे काम से अलग कर देता है। क्रिएटिविटी सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है, ये एक शारीरिक, विसिरल अनुभव है। सोचिए, जब एक संगीतकार गिटार बजाता है तो वो अपनी उंगलियों से तारों की कंपन को महसूस करता है। जब एक चित्रकार कैनवास पर पेंट लगाता है तो वो ब्रश के दबाव को महसूस करता है। आर्ट दैट ओनली कम्स फ्रॉम द हेड इजंट एनी गुड। वो कला जो सिर्फ दिमाग से आती है वो अच्छी नहीं होती। तो इस डिजिटल जेल से भागने का रास्ता क्या है? क्लियोन हमें दो जुड़े हुए शक्तिशाली सिद्धांत देते हैं जो आपके काम में जान वापस ला देंगे। पहला है प्रिंसिपल 4, यूज योर हैंड्स। अपने हाथों का इस्तेमाल करो। आपके हाथ आपके ओरिजिनल डिजिटल डिवाइसेस हैं, उन्हें काम पर लगाओ।
स्क्रीन से हटकर एक ऐसी जगह बनाओ जहां आप चीजों को छू सको, महसूस कर सको और उनके साथ खेल सको। इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है, द एनालॉग एंड डिजिटल डेस्क। अपने काम करने की जगह को 2 हिस्सों में बांटो। एक डेस्क होगा एनालॉग, इस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, सिर्फ कागज, पेन, पेंसिल, मार्कर, स्टिकी नोट्स, कैंची। ये आपके खेलने की जगह है। ये वो मेसी, कैओटिक जगह है जहां आपके आइडियाज पैदा होंगे। यहां कोई डिलीट की नहीं है, हर गलती एक नया रास्ता बन जाती है। दूसरा डेस्क होगा डिजिटल। यहां आपका लैपटॉप, आपका मॉनिटर, आपका स्कैनर होगा। ये आपके काम करने की जगह है। जब आपके पास एनालॉग डेस्क पर एक कच्चा पक्का आइडिया तैयार हो जाता है, तब आप उसे डिजिटल डेस्क पर लाते हैं, उसे एडिट करने, उसे फाइनलाइज करने और उसे दुनिया के लिए तैयार करने के लिए। ये एक डांस है, एनालॉग से डिजिटल और वापस एनालॉग, खेलने से काम और काम से वापस खेलना। और दूसरा सिद्धांत जो इस खेल को और भी मजेदार बना देता है, प्रिंसिपल 5, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज आर इंपॉर्टेंट। साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज जरूरी हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी का गुप्त हथियार है। जेसिका हिशे, एक महान डिजाइनर, कहती हैं, वो काम जो आप टाल मटोल करते हुए करते हैं, शायद वही वो काम है जो आपको अपनी बाकी की जिंदगी के लिए करना चाहिए। आपके साइड प्रोजेक्ट्स, वो काम जिन्हें आप सिर्फ मजे के लिए करते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना पैसे की उम्मीद के, वहीं पर असली जादू होता है। वो आपको जलने से बचाते हैं, वो आपको नई चीजें सिखाते हैं और अक्सर आपके यही बेकार लगने वाले साइड प्रोजेक्ट्स ही बाद में चलकर आपका सबसे जरूरी काम बन जाते हैं। इस कला को कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप अपने मुख्य काम से थक जाएं, तो उस पर जबरदस्ती करने के बजाय उठें और अपने साइड प्रोजेक्ट के साथ खेलें। और जब आप उससे थक जाएं, तो वापस अपने मुख्य काम पर आ जाएं। इस तरह आप हमेशा एक क्रिएटिव फ्लो की अवस्था में रहते हैं। अब आप बना रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सब का क्या फायदा अगर आपका काम हमेशा के लिए आपके डेस्क पर, आपकी दराज में ही पड़ा रहे। अब हम उस आखिरी, सबसे सरल और सबसे डरावने रहस्य को उजागर करेंगे। तो अब आप बना रहे हैं, आपका एनालॉग डेस्क विचारों के टुकड़ों से भरा है। आप खेल रहे हैं, आप खोज रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जिसे आप प्यार करते हैं। लेकिन फिर वो डर वापस आता है, एक नया और शायद सबसे बड़ा डर। ये डर है दुनिया का सामना करने का डर। आपके दिमाग में वो सवाल गूंजने लगते हैं, मैं अपना काम लोगों को कैसे दिखाऊं? हाउ डू आई गेट डिस्कवर्ड? अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया तो? अगर किसी ने मेरा आइडिया चुरा लिया तो? और हम अपने काम को अपनी दराज में, अपनी हार्ड ड्राइव में, अंधेरे में छिपा कर रख देते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन कोई बड़ा पब्लिशर या कोई आर्ट गैलरी का मालिक हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा और हमें खोज लेगा। ये एक और धोखा है, ये एक और इंतजार है जो कभी खत्म नहीं होगा। और यहीं पर ऑस्टिन क्लियन हमें क्रिएटिविटी का सबसे सरल, सबसे साफ और सबसे ईमानदार रहस्य बताते हैं। प्रिंसिपल 6, द नॉट सो सीक्रेट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो कोई राज नहीं है, ये 2 कदमों का एक बहुत ही सरल प्रोसेस है। स्टेप 1, डू गुड वर्क, अच्छा काम करो। स्टेप 2, शेयर इट विद पीपल, उसे लोगों के साथ शेयर करो। बस यही है वो फॉर्मूला। स्टेप 1 अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर रोज काम करना होगा। आप शुरू में बहुत बुरा काम करेंगे, आप फेल होंगे, आप सीखेंगे, आप बेहतर बनेंगे। लेकिन स्टेप 2 आज की दुनिया में अविश्वसनीय रूप से सरल है। पुट योर स्टफ ऑन द इंटरनेट। लेकिन इससे पहले कि आप दहशत में आ जाएं, क्लियन हमें एक बहुत ही लिबरेटिंग, बहुत ही आरामदायक तोहफा देते हैं। वो कहते हैं, इन द बिगिनिंग ऑब्सक्योरिटी इज गुड। शुरुआत में गुमनाम होना अच्छा है। आपकी गुमनामी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आपको कोई नहीं जानता तो आप पर कोई दबाव नहीं होता, कोई उम्मीदें नहीं होती। आप आजाद होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, आप सिर्फ मजे के लिए चीजें बना सकते हैं। ये वो आजादी है जो एक बार चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। तो इसका आनंद लो, इसका इस्तेमाल करो। तो आप शेयर कैसे करते हैं, खासकर जब आपको लगे कि आपका काम अभी परफेक्ट नहीं है? पहला नियम,
शेयर योर प्रोसेस। अपनी प्रक्रिया को शेयर करो। आपको दुनिया को सिर्फ अपना चमचमाता हुआ अंतिम प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पर्दे के पीछे ले जाओ। अपने मेसी स्केचेस दिखाओ, वो रफ ड्राफ्ट दिखाओ जिसे तुमने फेंक दिया था। वो एक छोटी सी टिप शेयर करो जो तुमने आज सीखी। लोग सिर्फ कला से नहीं बल्कि कलाकार से भी जुड़ना चाहते हैं। आपकी यात्रा, आपकी कहानी आपके अंतिम काम से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। दूसरा नियम, बी अ नोड नॉट अ डेड एंड। एक नोड बनो, एक बंद गली नहीं। सिर्फ अपने काम के बारे में बात मत करो, उन चीजों को भी शेयर करो जिन्हें तुम प्यार करते हो। उस कलाकार के काम को शेयर करो जिसने तुम्हें प्रेरित किया। उस किताब के बारे में बताओ जिसने तुम्हारी सोच बदल दी। जब आप उदारता से दूसरों का काम शेयर करते हैं तो आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। बॉब रॉस ने पेंटिंग के अपने सारे राज दुनिया को बता दिए और दुनिया ने उन्हें और भी ज्यादा प्यार किया। द मोर यू गिव अवे द मोर यू रिसीव। जितना आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है। और अंत में, इस पूरी क्रिएटिव जिंदगी को जीने के लिए किताब हमें दो आखिरी बहुत ही जरूरी सलाह देती है। प्रिंसिपल 9, बी बोरिंग। बोरिंग बनो। वो ड्रग्स लेने वाला, पार्टियां करने वाला क्रिएटिव जीनियस का रोमांटिक आइडिया एक झूठ है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और वो एनर्जी तब नहीं होती जब आप उसे फालतू चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। एक अच्छी, शांत, नियमित जिंदगी जियो। रोज सुबह उठो, अपना काम करो, सो जाओ। गुस्टाव फ्लॉबेर ने कहा था, बी रेगुलर एंड ऑर्डरली इन योर लाइफ सो दैट यू मे बी वायलेंट एंड ओरिजिनल इन योर वर्क। अपनी जिंदगी में नियमित और व्यवस्थित रहो ताकि तुम अपने काम में हिंसक और ओरिजिनल हो सको। और प्रिंसिपल 8, बी नाइस। अच्छे बनो। द वर्ल्ड इज अ स्मॉल टाउन। दुनिया एक छोटा सा गांव है। आज आप इंटरनेट पर जिसकी बेइज्जती करेंगे, कल शायद आपको उसी के साथ काम करना पड़े। अपने दुश्मनों को इग्नोर करो, अपने दोस्तों की तारीफ करो। दयालुता आपकी सबसे बड़ी नेटवर्किंग स्किल है। तो चलिए इस आजादी के सफर को समाप्त करते हैं। आप ओरिजिनलिटी के पिंजरे से शुरू हुए थे, फिर आपने एक मास्टर चोर बनना सीखा। आपने इम्पोस्टर सिंड्रोम को हराया और एक्शन लेना शुरू किया। आपने अपनी पैशन को अपना कंपास बनाया। आपने डिजिटल जेल से भागकर खेलना सीखा और अंत में आपने अच्छा काम करने और उसे उदारता से शेयर करने का सरल रहस्य सीखा। अब आपके पास वो 10 चाबियां हैं, वो 10 परमिशन स्लिप्स। अब इंतजार मत करो, गो मेक स्टफ। आज आपने अपनी क्रिएटिव आवाज को आजाद करना सीख लिया है। आपने सीखा है कि कैसे बनाना है, कैसे चोरी करना है और कैसे शेयर करना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज सबसे जरूरी है, फोकस। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस भटकी हुई दुनिया में गहरे, बिना डिस्ट्रैक्शन वाले काम करने की सुपर पावर कैसे हासिल की जाए और अपने क्रिएटिव आउटपुट को 10 गुना कैसे बढ़ाया जाए, तो आपको कैल न्यूपोर्ट की विश्व प्रसिद्ध किताब डीप वर्क पर हमारी वीडियो जरूर देखनी चाहिए।